जय हिंद दोस्तों। 25 नवंबर के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। और आज के करंट अफेयर्स का पहला टॉपिक ओडिशा आवश्यक सेवा संशोधन विधेयक से संबंधित है। ओडिशा की सरकार ने आवश्यक सेवा संशोधन विधेयक 2020 को पारित कर दिया है और इस संशोधन को पारित करने के साथ ही ओडिशा की जो आवश्यक सेवाओं में लगे हुए कर्मचारी हैं उनकी हड़ताल को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी कि उड़ीसा में जो भी आवश्यक सेवाओं में लगे हुए लोग हैं, उड़ीसा की जो आवश्यक सेवा की सूची उसमें देख लेते हैं। अग्निशमन सेवा, उत्पाद शुल्क, वन, जेल सुधार, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना और संचार विभाग, इन विभागों में जो लोग काम कर रहे हैं वो हड़ताल नहीं कर सकते हैं। अगर वो हड़ताल करते हैं, अवैध हड़ताल करते हैं, तो उन्हें 1 साल तक की कैद हो जाएगी या फिर 5,000 का जुर्माना देना पड़ेगा या फिर दोनों सजाएं दी जा सकती हैं अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी ये हड़ताल में शामिल होता है। तो इस आवश्यक सेवा संशोधन विधेयक 2020 से पहले ओडिशा में जो आवश्यक सेवाओं के लिए विधेयक था, कानून था जो आवश्यक सेवाओं को देने के लिए, तो वह 1988 का था। 1988 का आवश्यक सेवा विधेयक की जगह पर ओडिशा का आवश्यक सेवा संशोधन विधेयक 2020 लाया गया है। यानी इसने उड़ीसा के आवश्यक सेवा विधेयक 1988 को रिप्लेस कर दिया है। तमाम ट्रेड यूनियन इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनके विरोध करने के अधिकार को, जो संगठन विरोध करते हैं और विरोध के लिए हड़ताल करते हैं, हड़ताल करने के इस अधिकार को ये आवश्यक सेवा संशोधन विधेयक छीन रहा है। इस कारण से ट्रेड यूनियन इसका विरोध कर रहे हैं। तो इस करंट अफेयर में याद रखने वाली जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो यही थी कि जो ओडिशा का आवश्यक सेवा संशोधन विधेयक 2020 आया है उसमें आवश्यक सेवाओं में लगे हुए कर्मचारियों की अवैध हड़ताल को प्रतिबंधित किया गया है। और आवश्यक सेवाएं कौन कौन सी हैं? अग्निशमन सेवा, उत्पाद शुल्क, वन, जेल सुधार, इलेक्ट्रॉनिक, सूचना और संचार विभाग। इतना याद रखिएगा। ओडिशा के बारे में जान लीजिए। ये भारत में पूर्व में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ओडिशा। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ये देखिए, ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है और ये है आपका ओडिशा। आप मैप लगातार बनाते रहिए। मैप में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको चीजें पता रहें कि कौन सा स्थान कहाँ पर है। एटलीस्ट इतना तो पता ही रहना चाहिए। ये भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी पर स्थित राज्य है, ये ओडिशा है। और ये जाना क्यों जा रहा है? आदिवासी संस्कृति और प्राचीन हिंदू मंदिरों के लिए इस राज्य को जाना जाता है। भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। ये जितने भी फैक्ट मैं आपको कवर करा रहा हूँ ये आपके प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ज्यादा आवश्यक है, इसलिए इन सबका नोट्स आप बनाते रहिएगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक चक्रवात निवार से संबंधित है। चक्रवात निवार के बारे में है। भारत सरकार का जो मौसम विज्ञान विभाग है, उसके अनुसार चक्रवात निवार 25 नवंबर को कराईकल और महाबलीपुरम के बीच तमिलनाडु और पुदुचेरी के तट से टकराने की संभावना जताई गई है। इस चक्रवात निवार के, ये जो चक्रवात निवार है, ये कराईकल के क्षेत्र में और पुदुचेरी के क्षेत्र में भारी वर्षा और तूफान ला सकता है, ऐसा भारत के मौसम विज्ञान विभाग का मानना है। अब आएगा तब पता चलेगा कि कितनी वर्षा ला रहा है और कितनी तूफानी हवाएं इसके चक्रवात निवार के आने से आ रही हैं। सरकार ने इन क्षेत्रों में पहले से ही राष्ट्रीय आपदा राहत बल की 6 टीमों को तैनात कर दिया है। ये जो चक्रवात है इस वर्ष के उत्तर पूर्व मानसून का पहला चक्रवाती तूफान है। चक्रवात निवार का नाम, इसे याद रखिएगा, जो चक्रवात निवार है इसका नाम ईरान के द्वारा दिया गया है। ये देखिए, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, एक कम दबाव वाली प्रणाली, यानी कि जहां कहीं भी कम दबाव होगा तो उसके चारों तरफ बहुत तेजी से हवाएं घूमने लगेंगी और ऐसे चक्रवात का निर्माण हो जाएगा। आपने कई बार देखा होगा कि जब नीचे दाब, वायु दाब कम हो जाता है तो ऐसे गोल गोल घेरे में हवाएं चलने लगती हैं और इस प्रकार से चक्रवात का निर्माण बन जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण तभी हो सकता है जब समुद्र की सतह गर्म हो, वायुमंडलीय अस्थिरता हो। वायुमंडलीय अस्थिरता का मतलब मौसम लगातार थोड़ी थोड़ी देर में बदल रहा हो और क्षोभ मंडल के मध्यम से निम्न स्तर में, यानी क्षोभ मंडल की जो सीमा है ये 18 किलोमीटर है, मध्यम से निम्न स्तर यानी कि लगभग 7 किलोमीटर से नीचे का जो एरिया है क्षोभ मंडल के, वहां पर ह्यूमिडिटी बहुत अधिक हो, आर्द्रता बहुत अधिक हो, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के होने की बहुत अधिक संभावना रहती है।
अब ये जो भारत का पूर्वोत्तर मानसून है, पूर्वोत्तर मानसून को शीतकालीन मानसून के रूप में भी जाना जाता है और ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है। ये पूर्वोत्तर मानसून के बारे में इसको नोट्स में अच्छे से लिख लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में और मेंस दोनों में ही बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं। ये शीतकालीन मानसून के रूप में भी जाना जाता है पूर्वोत्तर मानसून को। और कब से कब तक? ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में पूर्वोत्तर मानसून भारत में आगमन होता है इसका। इस मानसून में जो हवा है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ बहती है। ये देखिए ऐसे बहती, ऐसे तिरछी आती है ये हवा। भारत में तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, येनम, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, माहे और लक्षद्वीप के क्षेत्र में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इस पूर्वोत्तर मानसून से वर्षा होती है। ये देखिए मैप में अच्छे से आप देख लीजिएगा कहाँ कहाँ कह रहा है। ये देखिए तमिलनाडु के क्षेत्र में वर्षा करता है ये पूर्वोत्तर मानसून। पुदुचेरी, यहाँ पर पुदुचेरी है। कराईकल, यहाँ पर कराईकल है। यनम, यहाँ पर देखिए यनम है। तटीय आंध्र प्रदेश यहाँ पर देखिए, आंध्रा यहाँ पर है। केरल देखिए यहाँ पर केरल है। कर्नाटक यहाँ पर है। कर्नाटक है यहाँ पर। माहे कर्नाटक से थोड़ा सा नीचे, यही कर्नाटक माहे है। और लक्षद्वीप जान रहे हैं कि लक्षद्वीप यहाँ पर है। इन क्षेत्रों में कहाँ पर? कर्नाटक, माहे, केरल, तमिलनाडु, कराईकल, यनम और पुदुचेरी, इन क्षेत्रों में ये पूर्वोत्तर मानसून वर्षा करता है। और ये वर्षा इन क्षेत्रों में अक्टूबर से दिसंबर के बीच होती है। और इसी पूर्वोत्तर मानसून से ही तमिलनाडु को जितनी भी वर्षा होती है उसका 48% इसी पूर्वोत्तर मानसून से ही तमिलनाडु को मिलता है। और ला नीना की जो स्थिति है, ला नीना पूर्वोत्तर मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। तो इन फैक्ट्स को याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस से संबंधित है। 24 नवंबर को शहीदी दिवस मनाया गया और ये गुरु तेग बहादुर का 345वां शहादत दिवस था। और उनके शहादत दिवस को हर साल शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसी दिन हुआ क्या था? 1675 में दिल्ली में मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा इस्लाम में धर्म परिवर्तन करने से इनकार करने पर उनकी हत्या कर दी गई थी। और उनके बलिदान को धर्म के लिए, मानवीय मूल्यों को बनाए रखने के लिए, आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए दिया गया बलिदान माना जाता है। गुरु तेग बहादुर के बारे में ये पॉइंट्स आप हमेशा याद रखिएगा कि इनका जन्म 1 अप्रैल 1621 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। दूसरा पॉइंट है, सिख धर्म के 9वें गुरु हैं, ये भी आप याद रखिएगा। उन्हें हिंद दी चादर यानी कि भारत की ढाल के रूप में भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीसीएस की प्रीलिम्स में आ सकता है, याद रखिएगा। पंजाब में आनंदपुर साहिब शहर का निर्माण गुरु तेग बहादुर ने ही करवाया था। और औरंगजेब के द्वारा इस्लाम में गैर मुस्लिमों के जबरन धर्म परिवर्तन का विरोध किया था। दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब गुरु तेग बहादुर के दाह संस्कार का स्थल है। यानी कि गुरु तेग बहादुर जो थे उनके दाह संस्कार का जो स्थल है वो है गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब, जो कि दिल्ली में है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सुरक्षा जागरूकता सप्ताह से संबंधित है। भारत का जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है वो 23 नवंबर से 27 नवंबर तक विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह मना रहा है। और ये जागरूकता सप्ताह उन्हीं एयरपोर्ट्स पर, उन्हीं विमानपत्तनों पर मनाएगा जिनका वो मैनेज करता है, जिनका प्रबंधन वो देखता है। विमानन सुरक्षा पर देखिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। और इस अवसर पर कई गतिविधियों जैसे मॉक एक्सरसाइज, रख रखाव से संबंधित एक्सरसाइज और दस्तावेजों की समीक्षा और अन्य हवाई यात्राओं से संबंधित सुविधाओं की जानकारी और उनसे संबंधित पहलुओं के बारे में जानकारी दी जाती है। और ये विमानपत्तन प्राधिकरण जिन पक्षों पर जागरूकता सप्ताह मना रहा है, जिन चीजों पर ध्यान देने के लिए जागरूकता सप्ताह मना रहा है, उसके मानक ग्लोबल एविएशन सेफ्टी प्लान निर्धारित करता है। तो याद रखिएगा कि
अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन के द्वारा जो मानक नियमित किए गए हैं, उन्हीं के आधार पर ही भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सभी हवाई सेवाओं का संचालन करता है और उन्हीं से संबंधित जागरूकता अभियानों को चलाता है। और ये जागरूकता अभियान जागरूकता सप्ताह के रूप में 23 नवंबर से 27 नवंबर के बीच मनाया जा रहा है। अभी देखिए, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 में हुई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष अरविंद सिंह हैं। याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1995 में स्थापित हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अरविंद सिंह इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और ये नागरिक उड्डयन अवसंरचना के निर्माण, उन्नयन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक भारत के पहले मास गार्डन के बारे में है। मेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक है। भारत को जो पहला मास गार्डन है, ये नैनीताल जिले में स्थापित किया गया है, कुमाऊं में। ठीक, 1 साल का समय लगा था इसको बनने में और इसको वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। और इस मास गार्डन को बनाने का उद्देश्य क्या था? ये मास गार्डन इसलिए बनाया गया था ताकि मास प्रजातियों का अध्ययन और अनुसंधान परियोजनाएं चलाई जा सकें, क्योंकि ये जो मास प्रजातियां होती हैं, ये पारिस्थितिकी तंत्र के उतार चढ़ाव का सबसे महत्वपूर्ण संकेत देती हैं और वो जलवायु परिवर्तन के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होती हैं। इसी कारण ही ये पारिस्थितिकी तंत्र में जो भी उतार चढ़ाव होता है, सबसे पहले उसका संकेत दे सकती है, क्योंकि सबसे पहले प्रभाव इन्हीं के ऊपर पड़ेगा और जो भी प्रभाव पड़ रहा है इनके ऊपर, उस प्रभाव से पारिस्थितिकी तंत्र में जो भी बदलाव हो रहा है उसका आकलन लगाया जा सकता है और आगे आने वाले बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। ये देखिए, मास गार्डन जो लॉन्च किया गया है, अभी खोला गया है नैनीताल में, वो काम्पा योजना के अंतर्गत खुरपा ताल के पास बनाया गया है। काम्पा योजना क्या है? भारत सरकार ने 2016 में एक योजना कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी के तौर पर एक योजना बनाई थी। उस योजना का उद्देश्य ये था कि पारिस्थितिकी तंत्र को और अधिक मजबूत बनाया जाए और इस पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने में जितने भी आवश्यक अनुसंधान हो उनकी मंजूरी दी जाए। इसी क्रम में मास गार्डन की अनुमति दी गई थी, स्वीकृत हुआ था 2019 में और अब जाकर के बनकर तैयार हो गया है। और इस मास गार्डन का जो उद्देश्य है वो विभिन्न प्रकार की काई और अन्य ब्रायोफाइट्स प्रजातियों का संरक्षण करना और लोगों को पर्यावरण में मास की पारिस्थितिकी और अन्य उपयोगी भूमिकाओं से अवगत कराना था। ये जो पहला भारत का मास गार्डन लॉन्च किया गया है, इसमें 3 मुख्य मास प्रजातियां हैं और अन्य ब्रायोफाइट प्रजातियां हैं। और ये जो 30 प्रतिनिधि मास प्रजातियां, उनमें से 2 ऐसी प्रजातियां हैं जो IUCN के रेड लिस्ट में सूचीबद्ध हैं। कौन कौन सी हैं? एक है हायोफिला इन्वोल्यूटा और दूसरा है ब्रैंथिजियम भननी। अब देखिए, ये जो मास होता है, ये एक तरह की काई या फिर शैवाल कह सकते हैं, एक तरह काई होती है जो दीवालों और पेड़ों पर हरे रंग के रूप में चढ़ जाती है और इस काई का प्रयोग औषधि के रूप में बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। भारत में लगभग 2300 मास प्रजातियां पाई जाती हैं और इनमें से लगभग 339 प्रजातियां उत्तराखंड में अकेले पाई जाती हैं। मास प्रजातियों संबंधित एक फैक्ट याद रखिएगा कि ये गैर संवहनीय पौधे हैं जो कि ब्रायोफाइटा डिवीजन से संबंध रखते हैं। इनमें छोटे छोटे फूल लगते हैं जो कि नम और छायादार स्थानों पर उगते हैं। अभी देखिए, जैसे पहले चर्चा हो चुकी थी कि पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता को बनाए रखने में तो ये हेल्पफुल होते ही हैं। इसके अतिरिक्त वो जो जल से मृदा का कटाव होता है उसको रोकने में और उसकी जांच करने में भी ये सहायक होते हैं। साथ ही साथ ये पोषक तत्व सिंक के रूप में भी कार्य करते हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल से संबंधित है। पूर्वोत्तर के असम में पहले गाय अस्पताल का
उद्घाटन किया गया है। और ये कहाँ पर, असम के डिब्रूगढ़ में एक गौ शेल्टर है, वहाँ गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया। और इसके लिए सुरभि आरोग्यशाला अस्पताल जो है उसे श्री गोपाल गौशाला के द्वारा 17 लाख रुपए की लागत से बनवाया गया है। यह अस्पताल 30 किलोमीटर जहां पर बना हुआ है वहां से 30 किलोमीटर के दायरे में अपनी सेवाएं देगा। इसके साथ ही इस अस्पताल में गायों के लिए एक आश्रय घर भी बनाया गया है जहां गायें रुक सकती हैं। इसमें अभी लगभग 368 गाय के आसपास है। ये फैक्ट याद रखना उतना जरूरी नहीं है। असम के मुख्यमंत्री जो सर्बानंद सोनोवाल हैं, चर्चा हो चुकी थी पहले वाले वीडियो में, पहले वाले करंट अफेयर में, और राज्यपाल जगदीश मुखी है, याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक ग्लोबल स्मार्ट सिटी फोरम अवार्ड से रिलेटेड है। और इस बार का जो अवार्ड गया है वह कोहिमा स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड को दिया गया है। और ये अवार्ड इसे कोहिमा सिटी वाईफाई चरण 1 परियोजना के संचालन के लिए और उसमें इनोवेशन के लिए दिया गया है। अब ये देखिए, ये जो ईटी गवर्नमेंट ग्लोबल स्मार्ट सिटी फोरम पुरस्कार 2020 है, ये स्मार्ट शहरों को नागरिक हितैषी शहरों में बदलने के लिए सरकारी और निजी संस्थाओं के द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया है। और वर्ष 2020 का जो स्मार्ट सिटी के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार गवर्नमेंट ग्लोबल स्मार्ट सिटी फोरम पुरस्कार है, वह कोहिमा स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड को दिया गया है। और किस काम के लिए, उसने कोहिमा सिटी वाईफाई चरण 1 परियोजना में बेहतर इनोवेटिव आइडिया लगा करके काम किया। तो इस कारण से उसे बेस्ट डिजिटल इनिशिएटिव ऑफ द ईयर टेक्नोलॉजी श्रेणी के अंतर्गत ये पुरस्कार दिया जाएगा। देखिए, जो कोहिमा स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड की परियोजना है, उस परियोजना का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर कम लागत पर इंटरनेट पहुंचाने के लिए और आपातकालीन सेवाओं के लिए डेटा की त्वरित पहुंच प्रदान करना इस परियोजना का उद्देश्य है। परियोजना जो कोहिमा स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड के द्वारा चलाई जा रही है, कोहिमा सिटी वाईफाई चरण 1 परियोजना, उसके पहले चरण में 51 स्थानों पर वाईफाई हॉटस्पॉट को 2 स्मार्ट कियोस्क के साथ सक्रिय किया जा चुका है। तो इस करंट अफेयर में याद रखिएगा, पहला तो ये पुरस्कार कौन सा, ईटी गवर्नमेंट ग्लोबल स्मार्ट सिटी फोरम अवार्ड। ये किस लिए दिया जाता है, ये इसलिए दिया जाता है ताकि स्मार्ट शहरों को नागरिक हितैषी यानी कि सिविलियन फ्रेंडली शहरों में बनाने के लिए सरकारी और निजी संस्थाओं द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। दूसरा पॉइंट जो याद रखने लायक है वो कौन सा है, वो ये है कि ग्लोबल स्मार्ट सिटी फोरम योजना कार्यान्वयन और नीति निर्माण जैसे मुख्य क्षेत्रों में स्मार्ट शहरों के भविष्य के लिए अभिनव समाधानों पर चर्चा और प्रस्ताव करने का एक मंच है। तीसरा पॉइंट जो याद रखने लायक वो ये है कि 2020 का जो ईटी गवर्नमेंट ग्लोबल स्मार्ट सिटी फोरम पुरस्कार मिला है वो कोहिमा स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड को मिला है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक, भारत और यूरोपीय संघ ने निरस्त्रीकरण और अप्रसार से संबंधित एक बैठक की और वो छठे दौर की बैठक थी, उसी से संबंधित है। भारत और यूरोपीय संघ ने निरस्त्रीकरण और अप्रसार के मुद्दे पर परामर्श के छठे दौर का आयोजन किया और बैठक के इस दौर में परमाणु हथियार, रासायनिक हथियार, जैविक हथियार और इन हथियारों के निरस्त्रीकरण और इन हथियारों को और अधिक न बढ़ाया जाए, साथ ही साथ पारंपरिक हथियारों और बाहरी आंतरिक सुरक्षा, इन मुद्दों पर चर्चा की गई। और इन मुद्दों पर चर्चा करने का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर भारत और यूरोपीय संघ के बीच आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देना है। यूरोपीय संघ के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स की ये जो बैठक है ये बहुत ज्यादा प्रीलिम्स के लिए तो आवश्यक नहीं है, मेंस में जानते रहिए। भारत और जो यूरोपीय संघ का संबंध आप पढ़ेंगे उससे जुड़ करके प्रश्न आ सकता है और उसमें से जानते रहेंगे कि ये बैठकें जो की जा रही हैं भारत और अन्य पक्षों के बीच में, जैसे यहाँ पर यूरोपीय संघ को आपने देखा, तो उन बैठकों संबंधित एक एक दो पॉइंट आप करंट अफेयर के माध्यम से आपके दिमाग में जाता रहेगा कि ये बैठक इसलिए भी होती है कि परमाणु या हथियार, रासायनिक हथियार या फिर सभी हथियारों के अप्रसार और निरस्त्रीकरण की जो भारत की नीति है उसको पूरे विश्व में फैलाना और विश्व शांति को बढ़ावा देना, और विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए भारत
और यूरोपीय संघ आगे बढ़ रहे हैं, या फिर भारत जिस भी देश के साथ बैठक कर रहा है इस संदर्भ में जिसमें परमाणु हथियार या फिर अन्य हथियारों का निरस्त्रीकरण हो रहा हो, तो विश्व शांति के लिए वो पहल मानी जा सकती है। तो इसको आप जोड़ करके एक अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। यूरोपीय संघ के बारे में देख लीजिए। यूरोपीय संघ 27 सदस्य राज्यों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है जो कि यूरोप में स्थित है। स्थापना 1993 1 नवंबर को हुई थी और मुख्यालय इसका बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। इसकी चर्चा हम लोग पहले एक करंट अफेयर में कर चुके थे, फिर भी एक मेन पॉइंट मैंने डाल दी, इसको देख लीजिए। यूरोपीय संसद यूरोपीय संघ का एक विधायी निकाय है। आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। अगर करंट अफेयर से संबंधित कोई भी आपको डाउट होता है, कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं, तो आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है 7518182064। इस पर जाकर के आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को, जो कि जय हो स्टडी के नाम से होगा, लगभग 9000 सब्सक्राइबर हैं, इस पर जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको जो भी आप कोर्स यहाँ पर चल रहा है पीडीएफ उसकी मिल जाएगी। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज आप ऑनलाइन जाकर के हमारे पोर्टल पर cspreparation.com इस पर जाकर के आप डेमो चेक कर सकते हैं, और वहीं से अन्य जो टेस्ट हैं लगभग 44 टेस्ट बचेंगे, उनको परचेज भी कर सकते हैं। आपको हर 2-3 दिन में एक टेस्ट उस वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। जैसे अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और उस टेस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं, दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।